नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस हफ्ते नरेंद्र मोदी सरकार अपने 100 दिन पूरे कर रही है। इन 100 दिनों में मोदी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लेकर IBN 7 की खास कवरेज जारी है। सैकड़ा पार मोदी सरकार में आज हम बात करेंगे मोदी के मंत्रियों की, मोदी के नवरत्नों की, नरेंद्र मोदी के वो नवरत्न जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो नवरत्न जो मोदी के वायदों को पूरा करने के लिए अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हम आपको इन मंत्रियों के काम से वाकिफ करवाएंगे। ये चक्र घूमता जाएगा और सामने आते जाएंगे मोदी के नवरत्न। तो शुरुआत करेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह से। बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। जब पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज मोदी का विरोध कर रहे थे, तब राजनाथ चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। और यही वजह है कि आज जब मोदी प्रधानमंत्री हैं तो सरकार में राजनाथ सिंह की हैसियत नंबर 2 की है। इस वक्त मोदी जापान में है तो सरकार की सारी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के ही पास है। छिटपुट विवाद को छोड़ दें तो इन 100 दिनों में राजनाथ का काम बेदाग रहा है। नक्सली इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा बलों को मजबूती देना राजनाथ के अहम कामों में से एक है। राजनाथ सिंह मोदी सरकार में नंबर 2, लेकिन मोदी के नवरत्नों में नंबर 1। देश के गृह मंत्री, कभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री रहते हुए प्रशासन में सख्ती दिखाने वाले राजनाथ सिंह अब गृह मंत्री के तौर पर भी बेहद सधे हुए अंदाज में काम कर रहे हैं। उन्हें सरकार में नंबर 2 का दर्जा मिला हुआ है। राजनाथ की कमान में गृह मंत्रालय ने कई अहम काम शुरू किए हैं। उनके मंत्रालय के काम की रिपोर्ट पर नजर डालें तो उसमें राजनाथ की छाप साफ नजर आती है। गृह मंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही राजनाथ ने ऐलान किया कि नक्सलियों से बात नहीं होगी, हमला होने पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित सभी 10 राज्यों में मोबाइल टावर लगाने का निर्देश भी दिया गया। सरकार की नीतियों का ही असर है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की तादाद बढ़ी है। यही नहीं, चीन से लगी सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ITBP की 54 नई चौकियों की स्थापना की गई। अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए नई वीजा नीति तय हुई। आधार को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ विलय करने की योजना बनी और सभी नागरिकों को नेशनल ID देने की भी तैयारी है। राजनाथ की कमान में राज्यों में चल रही गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में भी हमारी होम मिनिस्ट्री बराबर जानकारी हासिल कर रही है और केवल उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों की जानकारी बराबर हमारी होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्रालय के तमाम काम एक तय प्रक्रिया के तहत जारी हैं। काम विवादों से भी परे रहे, लेकिन मोदी के नवरत्नों में नंबर 1 राजनाथ अपने बेटे को लेकर बड़े विवाद में घिरे। सोशल मीडिया पर यह बात उछली कि राजनाथ के बेटे ने दिल्ली पुलिस के तबादलों में दखल दिया है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे को बुलाकर फटकार भी लगाई है। इस खबर पर इतना बवाल मचा कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक को सफाई देनी पड़ी। राजनाथ ने भी इन खबरों को खारिज किया। मैं देख रहा हूं कि निरंतर वह अफवाहें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप प्रथम दृष्टया भी सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा। विवाद से परे गृह मंत्रालय में नए विचारों को भी तरजीह दी जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉर्थ ब्लॉक में आइडिया बॉक्स लगवाए गए। इसमें अफसरों और आने वाले लोगों को कामकाज में सुधार के लिए अपने आइडिया देने को कहा गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि आइडिया बॉक्स में आए सुझावों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। जाहिर है, मोदी मंत्र का असर गृह मंत्रालय पर साफ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के दूसरे नवरत्न हैं वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली। कहते हैं एक वक्त था जब दिल्ली की सड़कों पर अरुण जेटली स्कूटर चलाते थे और पीछे बैठते थे नरेंद्र मोदी। आज मोदी सरकार चला रहे हैं और 2 सबसे बड़े मंत्रालयों की कमान अरुण जेटली के पास है। दोनों के बीच दोस्ती सालों पुरानी है। मोदी अपने इस नवरत्न पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि अरुण जेटली भले ही लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन मोदी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया और वित्त और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी। जेटली की कमान में सिर्फ 100 दिन के काम का असर है कि देश की विकास दर 2.5 साल बाद करीब 6% तक पहुंची है। अरुण जेटली मोदी के नवरत्न नंबर 2।
वित्त मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले पहले कैबिनेट मंत्री। देश के आर्थिक विकास का चक्का फिर से घूमने लगा है। देश की माली हालत सुधर रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश की तरक्की की रफ्तार में जो तेजी आई है वो बीते 2.5 वर्षों में भी देखने को नहीं मिली। जीडीपी की दर 5.7% पहुंच गई। ये दर यूं ही यहां नहीं पहुंची। इसके पीछे मोदी सरकार के पहले 3 महीने के दौरान खनन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में आई तेजी है। वैसे बीते 2 साल से जीडीपी की दर लगातार 5% के नीचे रही थी। The new government was clear about the direction in which it is to move. We wanted to expand economic activity, hasten decision making, ease in the doing of business in the country. देश की आर्थिक सेहत को शुरुआती डोज तो मिली ही, आम लोगों को भी मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में राहत देने की शुरुआत कर दी, जिसका सबसे बड़ा फायदा नौकरी पेशा लोगों को मिला। सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए जन धन योजना शुरू की, यानी हर घर से कम 2 लोगों का बैंक खाता। इस खाते के साथ ही 1 लाख रुपए का बीमा भी देने की योजना शुरू कर दी गई। Prime Minister Jan Dhan Yojana, we had expected a launch with about 1 crore new accounts being opened. The initial desire under this scheme to get themselves enrolled was so high. आने वाले दिनों में वित्त मंत्रालय जिन कामों पर जल्द अमल करेगा उनमें विनिवेश योजना लाना, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू कराना, भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा और बीमा विधेयक को अगले संसद सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी। इसके अलावा सरकार ने टैक्स विवादों को सुलझाने के लिए विशेष प्रणाली भी तैयार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में तीसरा नंबर है केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का। देश की विदेश नीति नरेंद्र मोदी के लिए बेहद अहम है। विदेश नीति में दादागिरी से कहीं ज्यादा अहमियत मोदी सरकार के लिए दोस्ती की है। इस नीति पर चलते हुए देश की पहली महिला विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज अब तक 5 पड़ोसी देशों का दौरा कर चुकी हैं। इराक से बंदूकों का वापसी और पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देना सुषमा की कमान में ही संभव हो सका है। सुषमा स्वराज मोदी की नवरत्न नंबर 3, देश की पहली महिला विदेश मंत्री। मंत्री बनते ही 5 प्रमुख पड़ोसी देशों का दौरा। मोदी सरकार के लुक ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने की जिम्मेदारी। ये सुषमा स्वराज, जिस विदेश नीति में पिछले कुछ सालों में ठहराव आ गया था, उसे सुषमा स्वराज ने हरकत में ला दिया। जो विदेश नीति बिना मजबूत इरादे के दिख रही थी, उसे सुषमा से हौसला मिला। तमाम देशों के साथ रिश्ते, द्विपक्षीय बातचीत, यकीनन सुषमा की कमान में विदेश मंत्रालय लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। सुषमा के काम क्या रिपोर्ट कार्ड इसका गवाह है। अलगाववादियों से मुलाकात के विरोध में पाकिस्तान से बातचीत रद्द कर दी गई। इराक में फंसी 46 नर्सों को भारत लाने में कामयाबी मिली। लीबिया में फंसे सैकड़ों भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। बीजेपी नेताओं की जासूसी पर अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया गया। वो भारत लौटना चाहेंगे तो उनकी टिकट का पैसा, उनका नया पासपोर्ट, उनका खाना, सबका प्रबंध भारत सरकार करेगी और उनको यहाँ लेकर आएगी। बम धमाके चलते रहेंगे तो उसमें बात की आवाज दब जाएगी, और ये बात इन्हीं अल्फाज में उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कही। भारत फॉर भूटान एंड भूटान फॉर भारत। भारतीयों और चीनियों के बीच में संबंध बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण और बहुत बड़ा माध्यम कैलाश मानसरोवर यात्रा हो सकती है। मोदी सरकार के दूसरे मंत्रियों की तरह सुषमा भी अब प्रेस से कम ही बातचीत करती हैं। उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की नीतियों को मजबूती के साथ दूसरे देशों के सामने रखने पर है, दूसरे देशों से संबंध सुधारने पर है।
नरेंद्र मोदी के चौथे नवरत्न हैं महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी ने सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की कमान सौंप रखी है। संघ का जबरदस्त समर्थन रखने वाले नितिन गडकरी को मोदी भी भरपूर भरोसा उनका भी मिला हुआ है। सड़कों के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे गडकरी तमाम कागजी अड़चनों को दूर कर विकास का रास्ता बना रहे हैं। नितिन गडकरी मोदी के नवरत्न नंबर 4। सड़क परिवहन मंत्री के अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। दलालों के लिए बदनाम आरटीओ को खत्म करने के दिए संकेत। पिछले महीने नितिन गडकरी अचानक उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि सरकार देश भर में आरटीओ की जगह नई व्यवस्था लाने की तैयारी में है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने योजना आयोग को खत्म करने की बात कही थी। दरअसल आरटीओ को बंद करने की बड़ी वजह यह है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार जड़ तक फैल चुका है। लोगों को लाइसेंस और दूसरे कामों के लिए कई चक्कर काटने पड़ते हैं। दलालों के शिकंजे में चले गए आरटीओ में बगैर पैसे कोई काम नहीं होता। वो ऑनलाइन मिलेंगे, जो फाइन होंगे वो हर जगह पर हम लोग कैमरे लगाकर प्रूफ के साथ फाइन उनको दे सकेंगे। इसी व्यवस्था कानून में करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस एक भी बार होगा तो भी पूरा डाटा इकट्ठा रहेगा। इसमें ई गवर्नेंस का उपयोग करेंगे। आरटीओ की शक्ल और सूरत बदलने के लिए परिवहन मंत्रालय मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव पर काम कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद आरटीओ का कामकाज खुद ब खुद बदल जाएगा। बीते 100 दिनों में गडकरी के मंत्रालय ने जिन योजनाओं को शुरू किया है उनमें 40,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी, जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ के राजमार्गों को मंजूरी, नॉर्थ ईस्ट में 15,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी शामिल है। वहीं गडकरी की देखरेख में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी कई अहम कदम उठाए हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए मनरेगा योजना को कृषि से जोड़ा है। आजीविका योजना के तहत 100 जिलों में महिलाओं को 4% ब्याज दर पर लोन देने की तैयारी। गाँव में सस्ते घर और शौचालय बनाने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। सरकार 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत अगले 1 साल में देश के सभी स्कूलों में शौचालय बनवाने और साफ सफाई का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और चुनाव के दिनों में नरेंद्र मोदी के भाषणों के केंद्र में था देश की बिजली समस्या। इस समस्या का समाधान खोजने, उसे जड़ से खत्म करने की जिम्मेदारी है मोदी के नवरत्न नंबर 5 पीयूष गोयल की। 3 मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार, ऊर्जा, कोयला और नवीनकरणीय ऊर्जा। पीयूष गोयल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली दोनों का ही करीबी माना जाता है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे पीयूष को अर्थव्यवस्था की भी अच्छी समझ है। पीयूष गोयल मोदी के नवरत्न नंबर 5, बिजली और कोयला मंत्री, मोदी के करीबी मंत्री। बीजेपी के खजांची रहे पीयूष गोयल की अग्नि परीक्षा सरकार में मंत्री बनते ही शुरू हो गई थी। जून की तपती गर्मी में दिल्ली में छाए बिजली संकट के बाद पीयूष गोयल फौरन हरकत में आ गए थे। दिल्ली में बिजली संकट दूर करने के लिए उन्होंने उपराज्यपाल से लेकर बिजली कंपनियों और अधिकारियों के साथ लंबी बैठकें की थी और तमाम जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इस दौरान उन्होंने बिजली संकट के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। फैक्ट के कोयले की कमी एनटीपीसी के कई स्टेशन और कई राज्यों के भी अलग अलग स्टेशन पे है, पर उसकी वास्तव स्थिति ये है कि गत 5 वर्षों में कोयले का प्रोडक्शन, उत्पादन लेस देन 2% ग्रोथ रहा है हर वर्ष। इसमें कोई शक नहीं कि कोयले की कमी के चलते देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है और मोदी सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है। इस साल सरकार ने 12 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालने का लक्ष्य रखा है, लेकिन कोयला खदानों के आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अपने 100 दिन के कामकाज में सरकार ने बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। गांवों में 24 घंटे बिजली देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर काम शुरू किया गया है। गांवों में 24 घंटे बिजली देने के लिए कोयला आपूर्ति की अलग व्यवस्था करने की योजना है। राज्यों की सभी सरकारी पन बिजली परियोजनाओं के लिए विलय का प्रस्ताव है। 25 साल पुराने पावर प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेटिक कोयला आपूर्ति शुरू की गई है। कोयले पर उत्पाद शुल्क का नए सिरे से निर्धारण किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में बिजली परियोजना शुरू की है। सरकार का दावा है कि वो पावर प्लांट को कोयला मुहैया कराने के लिए नई पॉलिसी पर काम कर रही है और अगले 2.5 साल में देश भर में बिजली की किल्लत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी तक हमने बारी बारी से 1, 2, 3, 4, 5 नवरत्नों की नरेंद्र मोदी की बात की है। अब बारी आती है छठे की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में अब छठा नंबर आता है। वो है केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री स्मृति ईरानी का। अगर विवाद के हिसाब से देखा जाए तो स्मृति का मंत्रालय सबसे ज्यादा विवादित मुद्दों से घिरा रहा है। तमाम तरह के जो विवादित मुद्दे हैं उनसे यह मंत्रालय लगातार घिरा रहा है। कभी हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 साल के डिग्री कोर्स का मामला हो या फिर सीसेट परीक्षा को लेकर जो विवाद उठा, तमाम जो स्टूडेंट्स थे वो सड़कों पर आ गए। हमने देखा किस तरह से इस मुद्दे ने तूल पकड़ा। खुद स्मृति ईरानी की पढ़ाई को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे, यानी उनकी डिग्री को लेकर। लेकिन इन सब से परे स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक है। शिक्षा मंत्री के तौर पर डिजिटल क्रांति को पढ़ाई से जोड़ रही हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी देश की मानव संसाधन विकास मंत्री, मोदी के नवरत्नों में छठा नंबर। जितना काम की वजह से चर्चा में रही, उतना ही विवादों की वजह से। सबसे ताजा विवाद एक ताजा आदेश से खड़ा हुआ। दरअसल सरकार ने तय किया कि 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बच्चों को संबोधित करेंगे। इसके लिए स्कूलों को खास फरमान भेजा गया कि भाषण दिखाने के लिए इंतजाम कर लें। लेकिन भाषण दिखाने का वक्त और बच्चों को जबरन भाषण सुनाने की कोशिश ने विवाद खड़ा कर दिया। आखिरकार स्मृति ईरानी को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनना अनिवार्य नहीं, यानी जिसकी मर्जी हो वो सुने, जिसकी मर्जी न हो वो न सुने। This is a voluntary engagement. It is a unique feature. This is the Prime Minister of India engaging with the students again. वैसे कैबिनेट मंत्री बनने के बाद स्मृति ईरानी ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि ऑनलाइन कोर्सों का नया खाका तैयार किया जाए, वर्चुअल क्लासरूम के जरिए छात्रों से जुड़े। पार्टी के घोषणा पत्र को लागू करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 साल के डिग्री कोर्स को खत्म कराने में भी स्मृति के मंत्रालय की अहम भूमिका रही। मंत्रालय के दबाव में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को 4 साल का कोर्स खत्म करने का ऐलान करना पड़ा। यूपीएससी की सीसेट परीक्षा में अंग्रेजी पेपर के अंकों को मेरिट में न जोड़े जाने का अहम फैसला भी लिया गया। सरकार की कोशिश अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की है। बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वायदों को लागू करने में मोदी के ये नवरत्न अहम भूमिका निभा रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के नवरत्नों की। बारी बारी से हमने 1 से लेकर 6 तक नवरत्न आपको गिना दिए कि किन किन मंत्रियों पर नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद अरुण जेटली हों, सुषमा स्वराज हों, उसके बाद हमने धीरे धीरे बढ़ते चले गए, नितिन गडकरी पर आए और फिर अब बात हम स्मृति ईरानी की कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं नरेंद्र मोदी के 7वें नवरत्न की यदि बात करें, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का नंबर आता है। नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब को एक घर देने का है और इस सपने को साकार करने में जुटे हैं वेंकैया नायडू। आपको बता दें कि हर नागरिक को एक घर मिले, हर गरीब को एक घर मिले, ये एक बड़ा सपना जो है नरेंद्र मोदी ने देखा है और इस सपने को साकार करना जाहिर बात है बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए जुटे हैं वेंकैया नायडू। वाजपेयी के कार्यकाल में भी यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पीछे वेंकैया नायडू का ही दिमाग माना जाता था। अब नरेंद्र मोदी ने उन्हें शहरी विकास की अहम जिम्मेदारी दी है। वहीं नरेंद्र मोदी के 8वें नवरत्न की बात करें तो केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। 21 साल पुराना कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको खत्म करने में रविशंकर प्रसाद ने एक अहम भूमिका निभाई। अब उनकी कमान में पुराने पड़ चुके कानूनों को बदलने की मुहिम जो है उसकी एक तरह से शुरुआत हो रही है। वेंकैया नायडू मोदी की नवरत्न नंबर 7, शहरी विकास मंत्री के अलावा संसदीय कार्य मंत्री भी। सबका साथ सबका विकास, इसी नारे के दम पर मोदी ने विकास को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। सरकार बनने के बाद भी मोदी ने कई मौकों पर विकास पर जोर दिया। 100 दिन के कामकाज में सरकार ने शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम को नए सिरे से परिभाषित करने की प्रक्रिया शुरू की है। 2022 तक सभी को घर देने की योजना का प्रस्ताव बनाने का काम शुरू हो गया है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट मंजूर कर लिया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नए प्रस्ताव पर काम शुरू हुआ है। दिल्ली में 2 इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण किए जाने की योजना है। इन योजनाओं पर अभी सिर्फ बैठकें हो रही हैं। इसका भी जमीन पर कोई असर नहीं दिखा है। मोदी सरकार में अब बात एक और खास मंत्री की।
रविशंकर प्रसाद। मोदी के नवरत्न नंबर 8, कानून मंत्री के साथ टेलीकॉम और आईटी मंत्रालय की भी जिम्मेदारी। पिछले 3 महीनों में सरकार ने कई कानूनों में बदलाव किए हैं। मसलन टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट में संशोधन किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। गोद लेने के कानून में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कॉलेजियम सिस्टम की जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल पास हुआ है। इसके अलावा पुराने पड़ चुके कानूनों की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। मोदी सरकार ने देश भर में डिजिटल क्रांति लाने पर जोर दिया है। इसी सिलसिले में सरकार ने हिंदी में भारत डोमेन नेम सेवा की शुरुआत की है। देवनागरी लिपि वाला ये डोमेन नेम हिंदी सहित 8 भारतीय भाषाओं में काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और नरेंद्र मोदी के नवे नवरत्न हैं सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। मोदी सरकार के उन चुनिंदा मंत्रियों में से एक जो टीवी पर ज्यादा दिखाई देते हैं। जावड़ेकर को नितिन गडकरी का करीबी माना जाता है और मोदी का भरोसा भी उन्हें हासिल है। जावड़ेकर की कमान में अब पर्यावरण संबंधी फैसले फटाफट हो रहे हैं। अब फाइलें अटकती नहीं हैं, जल्दी क्लियर होती हैं। देखते हैं मोदी के नवरत्न नंबर 9 का काम। प्रकाश जावड़ेकर, मोदी के नवरत्न नंबर 9। पर्यावरण के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी। प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण मंजूरी का खौफ किया खत्म। मोदी सरकार में विकास से जुड़ी योजनाओं को खास तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए खास तौर पर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कई पारदर्शी कदम उठाए हैं। प्रकाश जावड़ेकर की अगुवाई में औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी ऑनलाइन कर दी गई है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड की पहली बैठक में ही करीब 150 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कोयला कंपनियों को एक निश्चित सीमा तक बिना सुनवाई खनन की इजाजत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्यों में 100 किलोमीटर के दायरे में प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी का अधिकार राज्यों को है। इसके अलावा राज्यों को अब 40 हेक्टेयर जंगल जमीन पर काम करने के लिए मंजूरी देने का अधिकार है, जबकि पहले 5 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जमीन पर केंद्र से मंजूरी लेनी होती थी। पर्यावरण मंत्रालय एक पहले खौफनाक मंत्रालय बन गया, एक नया टैक्स मंत्रालय बन गया था। तरक्की को रोकने वाला, रोड़ा डालने वाला स्पीड ब्रेकर मंत्रालय बन गया था। हमने पिछले 3 महीने में क्या किया अगर मुझे पूछोगे तो हमने ये खौफ दूर किया, एक ट्रांसपेरेंसी लाई। राज्यों को ज्यादा अधिकार देने से पर्यावरण मंत्रालय में फाइलों का बोझ 1/3 तक कम हो गया है। ऐसे में सरकार अब दूसरे मुद्दों पर ध्यान दे रही है। पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई-वेस्ट को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सरकार जल्द ही एक ऐसी योजना का ऐलान कर सकती है जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों को खराब चीजें वापस लेनी होंगी और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करना होगा। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय कृषि से जुड़ा 24 घंटे का चैनल DD किसान इसी साल शुरू करने की तैयारी में है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के लिए भी 24 घंटे का एक चैनल अरुण प्रभा शुरू करने की योजना है। तो मोदी सरकार ने सैकड़ा पार किया है, यानी 100 दिन का काम पूरा किया है। तो ऐसे में हमने ये मौका चुना कि आपको बताएं मोदी के नवरत्नों के बारे में। ये एक कोशिश थी IBN 7 की।